Assalamu alaikum, dear students. Welcome once again, Physics with Professor. In the previous lecture, we learned about the rectangular components of a vector and how to determine rectangular components of a vector. In this lecture number 4, we will learn the most basic and new idea in the physics, which is the product of vectors. मतलब जैसे कि हम पहले इससे 2 लेक्चर्स पहले जो है वो हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को जो है ना वो पहले ही स्टडी कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं अच्छी तरह से। उसके लिए हम कौन कौन से रूल्स लगाते हैं वो सब कुछ हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसी तरह से क्या हम वेक्टर्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हम ये जो चीजें हैं वो इस लेक्चर में जो है वो सीखेंगे। तो बताता चलूं बेटे कि ये जो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 फिजिक्स के नए करिकुलम से जो है ना ये लेक्चर लिया गया है। और ये हमारे पास एसएलओ है P11B03, और आपको लोग पता होगा P11 का मतलब फिजिक्स 11 और बी जो है वो हमारे पास ये डोमेन है, और उसका ये थर्ड जो है वो हमारे पास एसएलओ है। वो एसएलओ है क्या? डिस्क्राइब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डॉट एंड क्रॉस विद इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज के साथ जो है ना वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को बताना है। ये प्रोडक्ट है क्या बोला, आप लोगों को बच्चों को बताते हैं। चलो बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ना दो तरह के होते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ना आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो दो तरह से हम दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से ना हम एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और कभी कभार हम जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो इसीलिए जो है वो हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को जो है ना वो दो टर्म में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा हमारे पास क्या बोला, वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम जो है ना वो पहला इसका पार्ट जो है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, वो इस लेक्चर का जो है ना वो मेन पार्ट है। उसको हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, ये क्या चीज है, वो हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। और इस लेक्चर के अंदर मैं बताता चलूँ, अब हम 3 पार्ट जो है ना वो इसको वो जो है फिर दोबारा कवर करेंगे। पहले क्या बोला, डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को हम ऐड करना और जो प्रोडक्ट करना वो डिफरेंट क्यों है, किस तरह से हम करते हैं, एंड व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों चलते हैं लेक्चर के फर्स्ट जो है वो पार्ट की तरफ। Part 1 Difference between addition and product of two vectors. तो बच्चों लेक्चर का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ना, हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एडिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कि मतलब जो हमारे जब दो वेक्टर्स को, लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मैं आपको ड्रा करके बताऊंगा। हमारे पास लेट्स सपोज फर्स्ट वेक्टर, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है जो थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो हमने ये सीखा था दो सेकंड लेक्चर के अंदर। तो हमने सीखा था जब दो वेक्टर्स को अगर हमने ऐड करना हो ना, तो उसके लिए हम रूल एक यूज करते हैं जिसका नाम था हेड टू टेल रूल। आप लोगों को याद हो तो अगर ऐड करने का तरीका क्या था कि फर्स्ट वेक्टर को हमने एज इट इज रख देना है। तो जब दूसरे वेक्टर, जिस वेक्टर को हमने ऐड करना था ना, उसको दूसरे वेक्टर, जो पहला वेक्टर था उसके हेड के ऊपर हमने उस दूसरे वेक्टर की जो टेल को रिप्लेस कर देना था। तो इस तरह से जो पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर को मिलाने वाले जो रिजल्टेंट वेक्टर बनना था वो होता था आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसको हम कहते थे वेक्टर एडिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसको हम हेड और टेल रूल के साथ जो है ना वो फाइंड आउट करते थे। तो इसी तरह जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने का जो है ना वो प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ना हम वही दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन उन दो वेक्टर्स को करना क्या था बोला कि यहाँ पे हमने हेड को टेल के साथ अटैच किया था, और वहां पे हमने क्या करना है बोला, टेल को टेल के साथ अटैच करना। मतलब जब भी दो वेक्टर्स ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है ना, तो इन दोनों को एक ही ओरिजिन के ऊपर जो है ना वो हमने इकट्ठा कर देना। दोनों का जो है ना वो टेल्स को हमने मिला देना। जब दोनों की टेल्स को मिलाएंगे दरमियान में कोई एंगल बनेगा। तो इस तरह से हम दोनों को जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रोडक्ट में हम जो रूल यूज करते हैं आपको बताता चलूं कि वेक्टर एडिशन के अंदर हम यूज करते हैं हेड टू टेल रूल, और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं उसके अंदर हम जो है वो टेल टू टेल रूल यूज करते हैं। ठीक है, कि हमने वो जब एक वेक्टर को हेड को अगर टेल से मिलाना है, टेल हेड को टेल से मिलाना है या टेल को टेल से मिलाना है, तो वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर आप बच्चों आपने देखा कि हमारे पास जो है वो टेल को टेल से मिलाया, और जो है वेक्टर जो है हमारे पास वेक्टर एडिशन उसके अंदर हमने हेड को टेल से जो है ना वो अटैच किया था। तो मतलब ये छोटा सा बस डिफरेंस है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हेड ग्राफिकली जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हेड टू टेल रूल फॉलो करते हैं, जबकि हम प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट करना होता है वेक्टर्स को तो हम टेल टू टेल जो रूल है ना उसको फॉलो करते हैं।
तो ये था हमारे पास उन दोनों का डिफरेंस। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, जब दो वैल्यूज को दो हम जो है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते वक्त जो है ना वो दो काम होते हैं। लाइक सपोज अगर मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा बस कर दूं कि अगर आपको पता है कि फोर्स और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना वो एक दोनों वेक्टर्स क्वांटिटीज है, लेकिन आपको पता होगा कि वर्क का फार्मूला क्या है। वर्क का फार्मूला है डब्ल्यू, वर्क इज इक्वल टू हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों की दोनों क्या थे बोला, वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आता है बोला, एक स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से, लेकिन इसी तरह अगर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे वो मूवमेंट आर्म आपने पढ़ा होगा, मूवमेंट आर्म और फोर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, हमारे पास उसका आंसर जो है ना वो टार्क आता था, आपको याद हो। तो इस तरह से ये देखो जो टार्क है ना वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर क्वांटिटी आ गई। पहले हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आई। तो इसलिए हमने इसकी फिर जो है ना वो दो टाइप्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर दिया। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो पहले जो है ना वो पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं बच्चों इस लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि बताता है कि जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी आए, और वो बताता क्या है जो प्रोडक्ट है ना, जो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो बेसिकली क्या उसका मकसद क्या है, वो उसका कंसेप्ट क्या है उसके पीछे, उस चीज को हम लेक्चर जो इसके लेक्चर के पार्ट 2 के अंदर जो है ना वो समझते हैं। तो चलते हैं बच्चों लेक्चर के पार्ट 2 की तरफ। Part 2, what is scalar product? तो बच्चों लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है ना वो हमारे पास क्या है, व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट, कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है। आपको वैसे बताऊं कि स्केलर प्रोडक्ट जैसे हमने पहले सीख लिया कि स्केलर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जब दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है ना वो क्या है, हमारे पास बोला एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो हम उस तरह के प्रोडक्ट को जो है ना वो स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और आपको बताता चलूं बेटे कि बेसिकली ये जो कि प्रोडक्ट के लिए याद हो आप लोगों को, हम दो जो है ना साइन यूज करते हैं, डॉट का साइन भी यूज करते हैं, क्रॉस का भी। तो वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए जो है ना वो एक जो साइन है वो हम स्केलर प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और दूसरा जो साइन है वो हम वेक्टर प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसलिए हम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमने डॉट का साइन यूज किया, और इसीलिए जो स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके लिए जो हमने वो डॉट का साइन मल्टीप्लाई के लिए हमने इस्तेमाल किया। और इसीलिए जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम क्रॉस का साइन रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी करते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो स्टडी करेंगे। तो अगर मैं वर्ड में डेफिनेशन लिखूं ना बच्चों, तो स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है बोला, तो बच्चों क्या बोला, अगर मैं वर्ड्स में इसको डेफिनेशन आपको बताऊं तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि हमने दो वेक्टर्स का जो है ना वो प्रोडक्ट करना है और उसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी में आता है, तो उस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ स्केलर क्वांटिटी देन इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, और उसको हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट। लेकिन अगर कंसेप्चुअली बताऊं ना कि स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली मेजर क्या करता है, बताता किस चीज के बारे में, वो बेसिकली ये करता है कि जब भी दो वेक्टर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना गया है, कितनी उसकी मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन के अंदर जो है ना, बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट जो है ना उस चीज को मेजर करता है। अगर मैं इसको वर्ड बताऊं, बेसिकली इट मेजर्स हाउ मच अ वेक्टर गोज इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बेटे मैं डायग्राम बना के जो है ना वो इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, समझाऊं थोड़ा सा, तो वो होता क्या है बेसिकली, ये फर्ज करें हमारे पास जो है ना वो दो वेक्टर्स हैं। एक हमारे पास जो वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर ए है, हम फर्ज करते हैं ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक वेक्टर बी है जो कुछ एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ, ये हमारे पास वेक्टर बी है। ठीक हो गया। अब इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है वो एंगल हमारे पास क्या बोला, थीटा एंगल है। ठीक हो गया। अब अब बी वेक्टर, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। जब ए को अब बी के साथ उसको स्केलर प्रोडक्ट लोगे डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, तो बेसिकली वो बताता क्या है, बता कि कितना जो है ए वेक्टर की डायरेक्शन में ना बी वेक्टर कितना गया होगा, वो मच। तो अगर इसको मैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो बेटे रिजॉल्व करूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे देखें कि इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक हमारे पास यहाँ पे आएगा ए एक्स का, बी एक्स का, और दूसरा वाला कौन सा आएगा हमारे पास वाला बी वाई आएगा। और जो बी एक्स आएगा ना उसकी अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखो तो वो कंपोनेंट होगा हमारे पास बी कॉज ऑफ थीटा, और जो ये वाला होगा हमारे पास आएगा वो बी
साइन ऑफ थीटा आएगा। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है वो इफेक्टिव नहीं होता। अभी मैं एग्जांपल के अंदर जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे जो है ना बी साइन थीटा इफेक्टिव क्यों नहीं है। तो यहाँ पे को जो बेसिकली दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में गया है वो कौन सा वाला बी कॉस थीटा है। तो ये जो बी साइन थीटा इसकी डायरेक्शन में गया ही नहीं ना, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए इसको हम इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं कहते। चलो अभी बता देता हूँ, ठीक है मैं। तो बेसिकली जो ए वेक्टर मतलब पहले वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर है ना वो हमारे पास बी कॉस थीटा उसकी उसकी कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है। तो ये हमारे पास, इसलिए इसको हम यूं भी लिखते हैं कि जो ए डॉट बी है ना बेसिकली वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अगर ए फर्स्ट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उस ए की पहले आपने मैग्नीट्यूड लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने किसके साथ बोला, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक हो गया। तो वेक्टर ए का जब वेक्टर बी का जो है ना वो प्रोजेक्शन ए की तरह, ये फॉर्मूले इस तरह भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि जो ए डॉट बी है ना बेसिकली जब दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, अगर ए और बी को करना है तो आपको पहले जो है वो ए की मैग्नीट्यूड और साथ में बी वाले का जो है ना वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि ए की डायरेक्शन में है। तो वो ए की डायरेक्शन में कौन सा बोला कि द प्रोजेक्शन ऑफ बी, द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये हमने वो जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर डिफाइन कर लिया हुआ है कि ये ए एक्स और बी जो इसके हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो लाइट को फॉल करवा के वो सब कुछ हमने सीख लिया हुआ है। तो इसको इस तरह कहते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ ए या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द कंपोनेंट ऑफ द बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, वो कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ बी व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखूं तो हमारे पास इसकी वैल्यूज क्या है, आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होती है बोला, उसको हम सिंपल जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास ये प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ क्या है वो हमारे पास बी कॉज ऑफ थीटा है। अगर इन दोनों को हम मतलब करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा ए डॉट बी और वो इक्वल टू आएगा हमारे पास ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास ये बच्चों ये फार्मूला बन गया कि जब भी लेट्स सपोज अगर आपने वो डायरेक्ट कोई भी दो वेक्टर्स दिए जाए आप लोग को, कोई भी दो वेक्टर्स, तो जब आप उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लेना है ना तो सिंपली आपने क्या करना बोला, उन दोनों की मैग्नीट्यूड्स लेके और साथ में जो है ना वो कॉज ऑफ थीटा जो है ना वो अप्लाई कर दें। तो इस तरह से जो है आप उन दोनों का जो है वो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। और थीटा हमारे पास क्या है, वो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ए डॉट बी का हमने वो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो आया ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो अगर मैं यूं करूं कि अगर मैं जैसे यहाँ ए डॉट बी लिया ना, तो अगर मैं बी डॉट ए लूं तो फिर क्या आएगा, मतलब पहला वेक्टर मैं बी को कंसीडर करूं, दूसरा वेक्टर अगर ए को कंसीडर करूं तो फिर आंसर क्या आएगा वाला। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये देखिए डायग्राम बनी है, एक वेक्टर वही ए वाला वेक्टर, वही हमारे पास बी वाला वेक्टर। तो जब आपने ये बी डॉट ए लेना है ना, बी डॉट ए, तो उसका उसमें क्या आएगा बोला, फिर इस वाले की मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ यहाँ पे आएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो आपको यहाँ पे फिर ए के जो है ना वो कंपोनेंट जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा फिर आपको। तो कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ से इसको आपने स्ट्रेट, चाहे आप इसको रोटेट करके बिल्कुल सीधा कर लो, ठीक है, इस तरह, और फिर उसके ऊपर लाइट फायर करनी। तो आपने यहाँ से बिल्कुल इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे रखे 90 डिग्री के ऊपर जो है बी का 90 डिग्री रखे, यहाँ से लाइट फॉल करवानी है और यहाँ पे फिर जो है ना उसका कंपोनेंट बनेगा और यहाँ पे एंगल 90 का बनना चाहिए। ठीक है, अब अपने याद रखना है। तो यहाँ पे ए का जो ये बी के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ना, ठीक है, ये हमारे पास होगा बी एक्स और इस ये इसका मैग्नीट्यूड तो होगा हमारे पास ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये होगा ए एक्स। ठीक है, और जो वर्टिकल होगा हमारे पास क्या होगा, ए वाई होगा। ठीक है, ये ए वाई होगा हमारे पास। तो वो यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बोला, यहाँ बी है तो बी की यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास बी और ए का क्या आएगा हमारे पास बोला ए कॉज ऑफ थीटा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा बोला बी ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। और देखें यहाँ पे जो बी और ए है ये दोनों मैग्नीट्यूड्स है। मैग्नीट्यूड्स के अंदर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड के अंदर सिर्फ एक नंबर होता है। तो वो जो नंबर है ना, नंबर तो सिंपल मतलब वो 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो या 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर क्या है बोला
5 6 30, तो दोनों का आंसर 30 ही आएगा। तो नंबर को आप आगे पीछे कर लोगे तो वो ऑर्डर पे डिपेंड जो है वो नहीं करता, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो नंबर्स की होती है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती। आप लोगों ने ये चीज बात याद रखनी है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो ए डॉट भी लो या बी डॉट ले, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ दोबारा फिर से कि मेरे पास जो ये बी डॉट ए है ना, वो बराबर किसके आएगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा के। क्योंकि मुझे पता है कि जो बी ए है वो बराबर किसके वाला, ए और बी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास दो इसके आंसर आ गए। और ये दो आंसर अगर हम देखें कि जो हमने ए डॉट बी लिया और जो बी डॉट ए लिया, दोनों का आंसर सेम सेम नहीं आया, ए बी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा। तो इसीलिए जब भी दो चीजों को आप आपस में मल्टीप्लाई करो और उनकी जगह जो है ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करो ना, तो इस तरह की अगर दोनों के आंसर सेम आ जाए तो इसका हम कहते हैं मैथ्स के अंदर जो है वो हम कहते हैं कि वो जो है ना कम्यूटेटिव है एक दूसरे के, ठीक है। वो कम्यूटेटिव लॉ को जो है ना फुलफिल करते हैं। तो अगर ए डॉट यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए डॉट बी और बी डॉट जो है ना वो दोनों आपस में बराबर हैं और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम आगे जाके फिर डिस्कस करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अगर मैं पुत्र एग्जांपल के साथ जो है ना इसको एक्सप्लेन करूँ ना कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी वर्क की। तो लेट्स सपोज हमारे पास ना कोई भी एक ट्रॉली है, वो याद हो आप कल वाली एग्जांपल जो हमने वो लास्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ी थी, वो क्या थी हमारे पास वो एग्जांपल कि वो जो एक मुस्तकीम भाई जो है ना वो एक ट्रॉली को जो है ना कॉर्ड को लेकर जो है ना वो मूव कर रहे थे, ठीक हो गया। जब वो मूव कर रहे थे आपको याद होगा कि वो ट्रॉली को जो खींच रहे थे ना, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली थी, ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास ये है, लेकिन बॉडी की मोशन किस तरफ हो रही थी, या बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ था वाला, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में था, हॉरिजॉन्टल था, याद हो आप लोगों को। तो अब ये हमारे पास एफ और डी आ गया। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो दो वेक्टर्स हैं, एफ और डिस्प्लेसमेंट वाला जो वेक्टर है, इनके दरमियान जो एंगल है वो लेट्स सपोज हमारे पास थीटा बन रहा है। अब जब मैं क्या करूंगा बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं दोनों वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। लेट्स सपोज मैं एफ डॉट डी करता हूं, तो मुझे एफ डॉट डी का आंसर क्या आएगा वो हमें पड़ा था। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको एफ को इसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड रिजॉल्व करूँ ना, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट था ये हमारे पास क्या आएगा वाला, एफ कॉज ऑफ थीटा आएगा, और ये वाला हमारे पास आएगा एफ साइन ऑफ थीटा। और आपको शायद मेरे बात की समझ आ गई होगी कि यहाँ पे जो एफ साइन थीटा है वो इफेक्टिव क्यों नहीं है, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मोशन जो है वो किस तरफ हो रही है बोला, डी की तरफ हो रही है। जब दोनों में से ये एफ वाला वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्टिव नहीं है और सिर्फ सारा हॉरिजॉन्टल एफ का सारा पार्ट जो है वो एक्स वाला इफेक्टिव हो और वो उसी के डायरेक्शन में हो जिस तरफ दूसरा वेक्टर जो पहले वाला वेक्टर था वो हमारे पास हो, तो इस तरह के जो दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो डॉट प्रोडक्ट में हम जो है ना फाइंड आउट करते हैं, और वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि एफ और डी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वर्क आता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास इसका आंसर क्या है बोला। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ से कंफ्यूजन है देखा, यहाँ पे पहले वेक्टर जो है ना उसका जो है वो प्रोजेक्शन ड्रा करने लगा, मतलब यहाँ पे एफ कॉज ऑफ थीटा पुट करने लगा और दूसरे वाले की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या बोला, डी, तो वो डी पुट करने लगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्डर जो है वो मैग्नीट्यूड के अंदर जो है वो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो डिपेंड नहीं करता, हमने देखा था। चाहे आप ए को बी कॉस से मल्टीप्लाई कर लो या आप जो है बी को ए कॉस से मल्टीप्लाई कर, दोनों का आंसर क्या था बोला, सेम ही आता था। तो इसलिए चाहे आप डी को उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करके मल्टीप्लाई करो या एफ को उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लो या उसको ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पहले लिख लो या इसको बाहर में लिख लो, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने चीज याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बनेगा, और एफ डॉट डी किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वर्क के, किसके, वर्क के। और वर्क के हमारे पास क्या बोला, एक्सेल क्वांटिटी बन जाएगा हमारे पास एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास एफ डी कॉज थीटा, ये हमारे पास वर्क का फार्मूला हो गया, ठीक है, जो कि एफ डॉट डी के बराबर होता है। तो इस तरह जो है, इसी तरह जो और भी आगे फार्मूलाज हम जाके पढ़ेंगे, जैसे हम एफ फोर्स को एफ यहाँ पे डिस्प्ले है ना, अगर एफ डॉट वी करो ना तो उसका आंसर पावर आता है, और पावर भी एक जो हमारे पास है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह ई डॉट ए करने से वो ई जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ए जो है एरिया, उन दोनों का भी डॉट करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये थोड़ी सी आगे जाके हम प्रूव भी तभी करेंगे, पढ़ेंगे भी तभी, ताकि अगर मैं यहाँ फार्मूलाज लिख दूं तो आपने कहना है कि पता नहीं वो फार्मूलाज कहाँ से आ गए, ठीक है। तो इसलिए आपको बच्चों को सबसे जो सिंपल एग्जाम्पल के साथ जो है ना वो समझाया है, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है ना हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वर्क का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। वो एफ डॉट वी वाला फार्मूला भी हमने नहीं पढ़ा, वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो तब आपको पता लगेगा कि जो एफ डॉट वी करने से हमारे पास आंसर जो है वो पावर आता है।
बच्चों। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको जो स्केलर प्रोडक्ट है ना उसकी समझ आ गई होगी स्केलर प्रोडक्ट में होता क्या है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट जो है उसमें हम सिर्फ दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आते हैं, बस इसी वजह से उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, एफ डॉट डी ये दोनों वेक्टर्स हैं लेकिन मल्टीप्लाई करने से वर्क आया तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह का जो प्रोडक्ट होगा ना उसमें जो हम कहेंगे उसको वो स्केलर प्रोडक्ट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है बेसिकली वो ये मेजर करता है कि कौन सा, ठीक है, कि जो किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर कितना एक्ट कर रहा है। ठीक है, डी की डायरेक्शन में एफ कितना एक्ट कर रहा है ना उसको जो उसकी जो मेजरमेंट है ना उसको हम स्केलर प्रोडक्ट के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, तो बच्चे चलते हैं इसके साथ जो है लेक्चर के थर्ड पार्ट की तरफ। Part 3 Characteristics of Scalar Product. तो बच्चों लेक्चर का जो है ना वो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, या इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर किस किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली वो डिपेंड करता है इस एंगल के ऊपर। ठीक है, कि अगर वेक्टर्स को हम किसी खास एंगल 90 के ऊपर उसके पैरेलल रख दें, एंटी पैरेलल मतलब एंगल्स की वैल्यू को चेंज करके जो है ना हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपस में इनको डॉट लेना है, तो फिर इनका आंसर जो है डिफरेंट डिफरेंट आता है। तो उसको हम पहले सबसे पहले सीखते हैं। तो इसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ना वो है कम्यूटेटिव। याद हो हमने वो पार्ट 2 में देखा था कि पार्ट 2 में क्या किया, जब ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो दोनों का आंसर क्या था, सेम आया था, क्योंकि द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इररिलेटिव इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है ना वो ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। ठीक हो गया, तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि चाहे आप ए डॉट बी लो या आप बी डॉट ए लो, दोनों का आंसर सेम आता था। वो क्या था सबला, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यही हमारे पास जो है ना इसका मतलब ए जो बी है ना एक दूसरे के कम्यूटेटिव है, एक दूसरे को कम्यूटेटिव है, तो ये इनका दोनों का आंसर जो है ना वो सेम सेम आता है। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी बस यहाँ तक खत्म हो गई। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बोला, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, कि हम जो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तब उनका आंसर क्या आएगा, जब एंटी पैरेलल होंगे तब क्या आंसर आएगा। तो पैरेलल के हम एग्जांपल किस तरह देख रहे हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर जो है ना वो लेट्स सपोज ए वेक्टर है, ये हमारे पास एक वेक्टर ए है। अब इसी की डायरेक्शन पैरेलल का मतलब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना तो याद हो हमने ओरिजिन सेम रखना है। ठीक है, जो ओरिजिन जो है दोनों का हमने सेम रखना है, जैसे हमने वो पार्ट 1 में देखा था। तो ओरिजिन दोनों का सेम रख के तो मैं उसी की डायरेक्शन में, ठीक है, वो वेक्टर जो बी है उसको ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास वेक्टर बी है। ठीक हो गया, अब याद रखिएगा जब भी दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो ना तो पैरेलल के अंदर जो उनका एंगल है वो थीटा जो है वो इक्वल टू 0 डिग्री बनता है। ठीक है, देखो ना यहाँ पे ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ, ठीक है, इससे साथ जुड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा ऊपर होता तो यहाँ पे कुछ दरमियान में जो है ना वो एंगल बनता, लेकिन यहाँ पे चूंकि दो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं तो कोई भी एंगल जो है वो दरमियान में बनना नहीं रहा। तो थीटा कितना आ गया बोला, 0 डिग्री आ गया। जब थीटा 0 डिग्री हम इस फार्मूले के अंदर जो है ना ए डॉट बी के अंदर पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर बनता है, वो आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू आएगा हमारे पास ए पहले की मैग्नीट्यूड फिर दूसरे की मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कॉस की जगह पे क्या आएगा बोला, 0 डिग्री। और आपको याद हो जो हमारे पास कॉस 0 डिग्री है ना वो बच्चे बराबर होता है किसके बोला, 1 के। अगर कॉस 0 डिग्री हमारे पास 1 के बराबर होता है तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा बोला, ए बी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ए बी आ जाएगा जो कि बेसिकली मैक्सिमम आंसर है। हम कहते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे ना अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो ना तो आंसर जो है मैक्सिमम आएगा। इसकी आप एग्जांपल ये ले सकते हो कि अगर मुस्तकीम भाई जो है ना वो एंगल बनाने के बजाय ना बिल्कुल सीधा उसको खींच, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ बांधे और यहीं पे बिल्कुल उसको सीधा ही खींचेंगे ना तो तब जो है उसके ऊपर जो है वो उन दोनों का इफेक्ट दोनों को मिलाने से ज्यादा आएगा, बजाय इसके वो उसको ऊपर से जो है ना वो खींच रहे हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से जो है डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो मैक्सिमम होता है जब उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 होता है या दोनों वेक्टर जो है उसमें पैरेलल होते हैं। अब अगर मैं एंटी पैरेलल की बात करूं, एंटी पैरेलल का मतलब है ए वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, और दूसरे वाले की डायरेक्शन जो है ना वो राइट साइड पे है। ठीक हो गया, तो तब दोनों के दरमियान जो एंगल है ना वो कितना बनता है हमारे पास बोला, तब जो दोनों के दरमियान एंगल बनता है हमारे पास वो 180 डिग्री बनता है। अब 180 डिग्री जब बनता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए डॉट बी, अब तब कितना आएगा बोला ए डॉट बी, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ए बी एज इट इज, और कॉस की जगह पे क्या आएगा बोला 180 डिग्री। और आपको पता होगा कि जो कॉस 180 डिग्री है वो इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ना वो -1 जब पुट करेंगे तो -1 ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा
इक्वल्स टू माइनस ए और बी, और ये जो कि माइनस में पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम और माइनस में आएगी तो इसका आंसर जो है ना वो मिनिमम होगा, मिनिमम। सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। तो एंटी पैरेलल जब वेक्टर्स होंगे तो आप जो है अगर इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल इज मिनिमम, ठीक हो गया। बस आप इतने स्टेटमेंट लिखे तो आप नीचे जो है ये मैथमेटिकल जो है वो टर्म लिख सकते हैं। चलते हैं बच्चों इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट क्या बोला कि एक ही वेक्टर का अपने साथ ही प्रोडक्ट ले लेना है, तो उसका क्या आंसर है? लेट्स फर्स्ट करें हमारे पास इसमें, तो वो कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास जो है ना कोई भी एक वेक्टर ए है, ले लीजिए मैंने एक वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया। अब इसका इसी के प्रोजेक्शन या इसी के कह लो इसी के साथ जो है ना एक हम इसकी कॉपी लें और उसका उसी के साथ प्रोडक्ट करें, मतलब ए वेक्टर फिर से इसके ऊपर जो है ना सेम साइज का इसके ऊपर ला के तो हम दोनों का जो है ना आपस में प्रोडक्ट करें, तो ये हमारे पास जो ये वेक्टर होगा ये हमारे पास वो भी वही वेक्टर होगा। अब दोनों के दरमियान फिर भी कितना एंगल बना बोला, जैसे वो इसके लिए था पैरेलल के लिए था, तो एंगल बनेगा हमारे पास थीटा जीरो। तो जब थीटा इक्वल टू हमारे पास 0 डिग्री आएगा तो यहाँ पे इसका आंसर देखिएगा क्या आ जाएगा, तो तब हमारे पास चूंकि दोनों वो ए ही हैं तो इधर हम लिखेंगे ए डॉट ए, तो तब ए डॉट ए हमारे पास क्या आएगा, पहले वाले की मैग्नीट्यूड उसके बाद दूसरे वाले की मैग्नीट्यूड साथ में देखो कॉस, और इधर कितना एंगल आया बोला 0 डिग्री, और cos 0 पे होता है चूंकि 1, और ए मल्टीप्लाई है हमारे पास बन जाएगा ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो ए के स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इस मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड का वो स्क्वायर का जो है ना वो बराबर होता है। और सबसे आसान जो है वो फोर्थ वाला, उसमें क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब एक वेक्टर जो है वो हम फर्ज करते हैं वो राइट साइड पे है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या बोला अब वाली साइड है, तो इन दोनों में एंगल कितना बनेगा बोला, सिंपल सी बात है, जब परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितना बनेगा 90 का बनेगा। जब 90 का एंगल बने तो तब देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कितना आता है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं तो फिर जब ए डॉट बी हम करते हैं, लेट्स सपोज ए डॉट बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिएगा इधर आएगा पहले की मैंने ए बी कॉस, और कॉस यहाँ पे आएगा हमारे पास 90 डिग्री, और कॉस 90 इक्वल टू होता है हमारे पास 0। तो ये जब इधर हम 0 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना, देखिए यहाँ पे आएगा ए बी और इधर आएगा हमारे पास 0, और 0 का सारा ये सारा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस सारे का आंसर क्या बन जाएगा बोला 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the scalar product of two vectors is equals to 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों जो है ना वो चार प्रॉपर्टी जो है ना वो हमारी होगी। तो इसके साथ चलते हैं अब हम पांचवी प्रॉपर्टी की। तो अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, कि स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि अगर हम दो वेक्टर्स को ना आपस में मल्टीप्लाई तो करें लेकिन उनके कंपोनेंट्स के टर्म्स में उनके कंपोनेंट्स के हिसाब से मल्टीप्लाई तो तब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, चलो देखते हैं। आपको पता है बच्चों के लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक वेक्टर को मैं उसके कंपोनेंट्स के टर्म से जो है ना वो कन्वर्ट उसको लिखूं तो हमारे पास कंपोनेंट्स के हिसाब से क्या आएगा बोला, कि जब एक वेक्टर को हम लिखें वेक्टर ए, ठीक है, ये हमने वो इससे पीछे जो है इससे पीछे लेक्चर वेक्टर कंपोनेंट्स देखा, वो ए वेक्टर जो है वो इक्वल टू आया था हमारे पास ए एक्स और प्लस जो है वो ए वाई आया था। तो अगर वो थ्री डिमेंशन के अंदर हो तो हमारे पास आएगा क्या, इसका आंसर आएगा वो आएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी। लेकिन आपको याद हो कि मैंने कहा था एक्स का जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारे पास आई हेड होगा, दूसरे वाले का हमारे पास जे हेड होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ए वेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स और साथ में इधर आई हेड आएगा, प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास ए वाई और साथ में जी हेड आएगा, प्लस ए जी और के हेड आएगा। और इस तरह अगर मैं वेक्टर जो है वो बी लिख दूं यहाँ पे, तो बी वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बोला, वही कुछ आ जाएगा इस तरह बी एक्स आई हेड प्लस बी वाई और जे हेड प्लस बी जी और साथ में यहाँ पे के हेड आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास थ्री डिमेंशन के अंदर जो है ना वो कंपोनेंट्स, थ्री डिमेंशन किस तरह बोला कि ये हमारे पास एक जो है वो एक्स एक्सिस हो गया, दूसरे वाला वाई एक्सिस हो गया, और थ्री डिमेंशन में इस तरह बाहर की तरफ, ठीक हो गया। तो ये जो है ना थ्री डी हो गया हमारे पास। तो ये थ्री डिमेंशन में हम जो है ना वो चीजें हमारे पास आ गई, ठीक है। तो थ्री डिमेंशन के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ना, तो थ्री डिमेंशन के अंदर जो एक्स एक्सिस है उसकी डायरेक्शन ड्रॉ करता है आई वाला है, ठीक है, और जो वाई वाला है वो ड्रॉ करता है बस जे है, उसकी डायरेक्शन होता है। उस जी वाले को चूंकि हम बाहर की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकते उसको हम जो है ना नीचे की तरफ यूं ड्रॉ करते हैं।
ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ओ जी के हैट, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का भी डॉट लूँ ना, लेट्स सपोज मैं आई का आई के साथ, जैसे यहाँ पे देखिए ए का ए के साथ लिया तो वो उसका आई ए का स्क्वायर आया था। तो अगर मैं आई डॉट यहाँ पे बस छोटा सा करके आपको दिखा दूं कि अगर मैं आई डॉट लेट्स सपोज आई डॉट आई लूंगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा वाला, आई की मैग्नीट्यूड। अब आई की मैग्नीट्यूड ये, फिर आई की मैग्नीट्यूड, और साथ में आएगा हमारे पास कॉज, कितना वाला एंगल आएगा आई और आई के दरमियान में, वहां पे आएगा हमारे पास 0 डिग्री, और कहा 0 पे 1 आता है, और आई की जो कि ये यूनिट वेक्टर्स है इनकी वैल्यू भी 1 1 1 होती है, और ये सारे का सारा आंसर हमारे पास क्या बनने वाला, आई डॉट आई हमारे पास जो है ना वो इक्वल टू आएगा 1 के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बता क्यों रहा हूँ बोला कि ये यहाँ पे आगे जो है ना वो जरूरत पड़नी है। इसी तरह अगर आप जे डॉट जे करोगे उसका आंसर भी 1 आएगा, के डॉट के करोगे उसका आंसर भी 1 आएगा। लेकिन जब आप आई और जे को करोगे ना, चूंकि इनके दरमियान 90 का एंगल है ना, तो आपको पता है कि 90 का एंगल होने के, जब भी 90 का एंगल आएगा परपेंडिकुलर होंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। तो इसीलिए जो है आई डॉट जे करोगे ना, आई डॉट जे, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा वाला, 0 आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीजें अब यूज कहाँ होनी है, ये अब यहीं पे ये बेसिकली चीजें यूज होनी चाहिए। इसलिए जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, इन दोनों का सॉरी डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो आपने यहाँ पे जब दोनों इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, मैथ्स वाले बच्चे ये जानते होंगे बच्चों कि जब भी हम ना ये 3 टर्म्स हैं, ये इसके अंदर भी 3 टर्म्स है, ये भी 3 टर्म्स है, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, तो करते किस तरह से, पहले पहली टर्म को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीसरी टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि इसकी डेरिवेशन जो है ना वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पे आपको जो है दिखाई दे रही होगी, तो आप इस तरह से डेरिवेशन देख सकते हैं। जब पहले को तो अगले तीनों के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से जब आई वाला आई वाले के साथ भी होगा, फिर आई वाला जे वाले के साथ भी, आई वाला के वाले के साथ भी, ठीक है, तो उसमें आंसर जो है ना वो उसके डिफरेंट आएंगे। मतलब वो आई वाले का आई वाले के साथ तो उसका आंसर जो है वो 0 नहीं होगा, लेकिन आई जे और आई के वाले का आंसर जो है ना 0 हो जाएगा। मतलब जब एक मल्टीप्लीकेशन के अंदर आई वाले का बस आई वाले के आंसर बचेगा, बाकी सब जब करेंगे उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का आंसर जो है ना वो डायरेक्ट आना किस तरह से है, ये आप इस तरह ही समझ लो कि जब भी डॉट प्रोडक्ट लेना है ना आप लोगों ने, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ जो है ना मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर हमारे पास बन जाता है ए एक्स। अब ए एक्स और बी एक्स जब मल्टीप्लाई है तो आई डॉट आई का आंसर हमारे पास क्या होगा, 1 के बराबर होता है। तो इधर बचेगा हमारे पास ए एक्स और साथ में इधर बी एक्स आ गया, प्लस वाई वाला वाई वाई के साथ को, तो इधर आएगा हमारे पास ए वाई, इधर आएगा हमारे पास बी वाई, प्लस इधर आएगा हमारे पास ए जी, और इधर हमारे पास क्या बनेगा बी सी। तो इस तरह से जो है बच्चों ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ गया, ए डॉट बी जो है ना हमारे पास इस चीज के बराबर आ गया। ए डॉट भी आ गया, ए एक्स बी एक्स, ए वाई और बी वाई, और ए जी और बी जी। इस तरह से जो है ना इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, कि जब भी इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए जाएंगे तो हम जो है इसको आगे जाके जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना बच्चों, उसमें आप लोगों को सही समझ आएगी कि बेसिकली जब हम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में हम इस चीज को दोबारा जो है ना फिर सीख लेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने ये एंगल फाइंड करना है ना कि ये इन टर्म्स ऑफ एंगल, लेट्स सपोज मैं डायरेक्शन फाइंड करूं कि वो जो है ये कितने डायरेक्शन में दो वेक्टर्स दिए जाए, दो, तो उनकी अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। अब होता है वो ए डॉट बी जो होता है वो बराबर होता है पास से ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना वो यहाँ से सेपरेट करूं तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई बच्चों, कॉस थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा इधर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई और बी वाई प्लस ए जी और बी जी, और डिवाइड में कौन आ जाएगा वाला, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट ए और बी आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से कॉस की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की, सॉरी, तो थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे बोला, थीटा हमारे पास बराबर आएगा, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, ये कॉस जाकर उधर इनवर्स बनेगा, तो इधर आएगा हमारे पास कॉस इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई और बी वाई प्लस ए जी और बी जी, और यहाँ नीचे क्या रहेगा हमें बोला ए और बी की जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ तक जो है वो हमने बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के साथ सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी डायरेक्शन वगैरह सब कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह वो डिस्कस कर ली, उसकी एग्जांपल को समझा,
और उसके बाद हमने वो कम्यूटेटिव के बारे में सीखा, ए डॉट बी लो, बी डॉट ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्केलर प्रोडक्ट करना, ठीक है? और स्केलर प्रोडक्ट जो है बताता क्या है, उसकी डेफिनेशन सीखी और वेक्टर के प्रोडक्ट और एडिशन में क्या डिफरेंस है उसको भी हमने सीख लिया और इनके लिए हम कौन-कौन से रूल्स जो है वो फॉलो अप करते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर हम दोनों की जो टेल्स हैं उन दोनों को हम मिला देते हैं, ओरिजिन दोनों का सेम कर देते हैं। तो यहाँ तक जो है ना वो तीनों के तीनों टॉपिक जो है वो लेक्चर नंबर 4 के जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके साथ जो हम लेक्चर का जो है एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो कि आज हमने उसका प्रोडक्ट का पहला पार्ट पढ़ा था जो कि स्केलर प्रोडक्ट है, इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो हमारे पास क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और मोटो हमारा याद रखें, लर्न थिंक एंड अप्लाई। कोई भी चीज़ आपने समझनी है, सीखनी है यहाँ से, उसके बारे में आपने सोचना है ये चीज़ें कहाँ-कहाँ अप्लाई हो सकती हैं और उसको जो है ना आपने हर जगह अप्लाई भी करके जो है ना वो सीखना है, ठीक है? तो यही इसी के साथ जो है वो हम लेक्चर का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।